नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग आज। 47वें राष्ट्रपति का होना है चुनाव। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कड़ी टक्कर। निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। हर निजी संपत्ति पर सरकार नहीं कर सकती दावा। अनुच्छेद 39B की नई व्यवस्था आई सामने। और राइट टू एजुकेशन एक्ट पर आई रिपोर्ट। अवसंरचना की कमी से जूझ रहे हैं स्कूल। शिक्षकों के कई लाख पद खाली। आइए शुरू करें। यूएसए में आज 47वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की जा रही है। यूएसए के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, इसलिए इस चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस चुनाव में चाहे जो भी पार्टी जीते, रिजल्ट ऐतिहासिक साबित होगा। रिपब्लिकन पार्टी से यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वे चुनाव जीतते हैं तो 131 सालों में कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड एक चुनाव हारने के बाद चुनाव जीतने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बने थे। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जो कि यूएसए के 45वें राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। वहीं 46वें राष्ट्रपति चुनाव में वे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से हार गए थे। जो बाइडेन यूएसए के 46वें राष्ट्रपति हैं। 47वें राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस रेस में हैं। अगर वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वे यूएसए के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, मतलब ये कि बाजी दोनों में से किसी भी प्रत्याशी के हाथ लग सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रमुख होता है। यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझने से पहले हम जानते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को यूएसए के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होता है। देखिए, पहली शर्त है कि 14 सालों से वो यूएसए में निवासी हो, कम से कम 35 साल की उम्र हो और उम्मीदवार को यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल बॉर्न सिटीजन से मतलब है जो जन्म से यूएसए का नागरिक हो। मतलब व्यक्ति यूएसए का नागरिक इसलिए है क्योंकि यूएसए की धरती पर पैदा हुआ है। यूएसए में राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। इस तरह यूएसए की जनता राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना निर्धारित करने के लिए वोट करती है। इलेक्टोरल कॉलेज में चुने गए इलेक्टर्स राज्यों में मौजूद जनसंख्या के मुताबिक होते हैं। हर राज्य में उतने ही इलेक्टर्स होते हैं जितने यूएसए की कांग्रेस में उस राज्य से लॉ मेकर्स होते हैं। हर राज्य के पास अलग अलग संख्या में इलेक्टर्स होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया से 55 तो फ्लोरिडा से 29 हैं। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 538 इलेक्टर्स शामिल होते हैं। एक इलेक्टर का एक वोट होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को 270 वोट हासिल करने होते हैं। दो और फैक्ट हैं जो यूएसए के राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, यूएसए में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर केवल 2 बार निर्वाचित हो सकता है। दूसरा, यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए निर्धारित है। राइट टू एजुकेशन सेल और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट CSD ने राइट टू एजुकेशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को नाम दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, वेयर डू वी स्टैंड। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में RTE एक्ट को लागू हुए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। रिपोर्ट में फरवरी 2023 में राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर लगभग 9,30,000 बच्चे और माध्यमिक स्तर पर लगभग 3,20,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। राज्यवार देखें तो प्राथमिक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बिहार, गुजरात और असम का नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक स्तर की तुलना में उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों का अनुपात ज्यादा है। देखिए, स्कूल्स का प्रभावी संचालन वहां पर मौजूद अवसंरचना पर डिपेंड करता है। इसमें स्कूल की बिल्डिंग, पीने का पानी, फंक्शनल टॉयलेट्स, बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स जैसी सुविधाएं भी स्कूली अवसंरचना का हिस्सा मानी जाती हैं। RTE एक्ट स्कूल्स में इन सुविधाओं की जरूरत की बात करता है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी ये मानदंड
कई स्कूल्स पूरे नहीं करते। कई स्कूल्स में ये सुविधाएं मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी कार्यक्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक अवसंरचना की जरूरतें प्राइवेट स्कूल्स भी पूरी नहीं कर पा रहे। इसके चलते 2015 से 2018 के बीच तकरीबन 2469 स्कूल्स बंद हो गए। इसके अलावा 13,546 प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। साथ ही स्कूल्स में टीचर्स की संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन अभी भी 7.4 लाख पदों पर शिक्षकों की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2007-8 में केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त खर्च जीडीपी का 3.7% था। वहीं 2009-10 तक केंद्र सरकार का शिक्षा बजट जीडीपी का 0.76% था। इसके बाद से इसमें गिरावट ही दर्ज की गई है। 2021-22 तक केंद्र का खर्च जीडीपी का 0.34% रह गया और 2024-25 के लिए ये 0.37% है, जबकि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का खर्च 6% तक होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रोफेसर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट साल 1966 में सौंपी। इसे ही कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की एक बेंच ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता CJI DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। फैसले के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 39B के मुताबिक किसी व्यक्ति के मालिकाना हक वाली हर निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन या कम्युनिटी रिसोर्स नहीं माना जा सकता। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का मालिकाना हक और कंट्रोल कुछ इस तरह बांटा जाए कि वो जनता की भलाई के लिए बेस्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सवाल पर फैसला सुनाया कि क्या राज्य आम लोगों की भलाई की खातिर निजी संपत्ति को वितरित करने के लिए उन पर कब्जा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 1978 के बाद के उन फैसलों को पलटा जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार जनता की भलाई के नाम पर सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। फैसले में साफ किया गया है कि सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन यह बात हर एक निजी संपत्ति पर लागू नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि 39B की ये व्याख्या कि हर निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का उपयोग राज्य द्वारा कॉमन गुड के लिए भौतिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है, ये एक रिजिड इकोनॉमिक थियरी है, जिसमें निजी संपत्ति पर राज्य के ज्यादा कंट्रोल को तवज्जो दी जाती है। इस फैसले से ये मैसेज साफ है कि सरकार के पास भले ही जनता के भलाई के लिए संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन हर निजी संपत्ति पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। भारत ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पहला कदम उठाया है। दरअसल भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भेजा है। आधिकारिक तौर पर कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम चुना गया है। अगर भारत मेजबानी की दावेदारी जीतने में कामयाब होता है तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा। भारत की इस दावेदारी पर कोई भी निर्णय अगले साल IOC के चुनावों के बाद ही लिया जाएगा। भारत के लिए मेजबानी की दावेदारी जीतना आसान नहीं होगा। इस रेस में चिली, इंडोनेशिया, तुर्की के अलावा कतर और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। भारत की दावेदारी में भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्यों के बीच लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी कलह भी चुनौती बन रही है। आपको बता दें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। इनकी शुरुआत फ्रांस के बैरोन पेरे डी कोरबाटिन के प्रयासों से हुई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। 32वें समर ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। साथ ही जुलाई 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में बदलाव किया। नया आदर्श वाक्य है सेटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर।
आप एक सवाल का जवाब दीजिए, 2028 और 2032 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाना है? आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है लोक अदालत। लोक अदालत ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म यानी वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मामलों को या लिटिगेशन से पहले के विवादों या मामलों का सौहार्दपूर्ण यानी एमिकेबल ढंग से निपटारा कराया जाता है। लोक अदालतों को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है। इस एक्ट के मुताबिक लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल कोर्ट के आदेश की तरह होता है और यह अंतिम होता है, साथ ही सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इस आदेश के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि अगर पार्टीज लोक अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं तो वे इस फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, लेकिन अपने राइट टू लिटिगेट का इस्तेमाल करते हुए मामले को फिर से एप्रोप्रिएट कोर्ट में ले जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। लोक अदालत में पार्टीज को कोई फीस भी पे नहीं करनी होती। साथ ही अगर किसी कोर्ट में लंबित मामले को लोक अदालत में ले जाया जा रहा है तो पहले पे की गई फी को भी रिफंड कर दिया जाता है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 25 मिलियन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 मिलियन से ज्यादा आवेदकों ने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 मिलियन कारीगरों को 15,000 रुपए तक के टूल किट दिए गए हैं। यह योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना और पारंपरिक शिल्प कला को पुनर्जीवित करना है। इस योजना का उद्देश्य न केवल कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखना है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ, जो 12 नवंबर तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चलेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के 25 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया है, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट कर रही है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और इंडोनेशिया में आयोजित किया जाता है, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल मजबूत होता है। इसका पहला संस्करण 2012 में भारत में आयोजित किया गया था। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। इसका आयोजन अंबाला, हरियाणा में किया जा रहा है। इसका मकसद दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है और भारतीय सेना तथा वियतनाम पीपल्स आर्मी के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाना है। इस संस्करण में पहली बार थल सेना और वायुसेना दोनों हिस्सा लेंगी। इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ था। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा गंभीर रूप से बीमार हैं और नई दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। वे मल्टीपल माइलोमा की समस्या से जूझ रही हैं। मल्टीपल माइलोमा एक रक्त कैंसर है जो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में प्लाज्मा सेल में विकसित होता है। शारदा सिन्हा बिहार की पारंपरिक लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इंडोनेशियाई सरकार सक्रिय माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के आसपास के गांवों से लोगों को निकालने की योजना बना रही है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हो गई और हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। यह ज्वालामुखी दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है, जो ज्वालामुखी ट्विन वोल्केनो सिस्टम का हिस्सा है। इसे स्थानीय लोग मेल और फीमेल के रूप में जानते हैं। अभी जिसमें विस्फोट हुआ है वो मेल ज्वालामुखी लेवोटोबी लाकी लाकी है, वहीं फीमेल पहाड़ी को लेवोटोबी पेरेम्पुआन कहा जाता है। दोनों पहाड़ियां एक स्ट्रेटो वोल्केनो के उदाहरण हैं जो लावा और राख की परतों से बने ज्वालामुखी होते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल, कोठारी आयोग संबंधित है शिक्षा से, पत्रकारिता से, स्वास्थ्य से या फिर स्थानीय निकाय से। अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत यूएसए, भारत इंडोनेशिया, भारत फ्रांस या फिर भारत वियतनाम। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, रायपुर, नागपुर या फिर बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अहमदाबाद। और अगला प्रश्न, विवेक देबरॉय का संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। और सही जवाब है विकल्प डी यानी उपर्युक्त सभी।
तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब भी कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। नमस्कार।